बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायमंड पाउडर इमरान सीरीज, मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। इमरान अपने फ्लैट में बैठा एक ज़ख़ीम साइंसी रिसाले के मुताले में मसरूफ़ था कि साथ पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। सुलेमान, अरे जनाब आगा सुलेमान पाशा साहब। इमरान ने रिसाले से नज़रें हटाए बगैर ऊंची आवाज़ में सुलेमान को आवाज़ देते हुए कहा, लेकिन जब 2-3 बार आवाज़ें देने के बावजूद सुलेमान का जवाब ना आया और इधर मुसलसल घंटी बजती रही तो इमरान ने एक तवील सांस लेकर रिसाला पलटा और मेज़ पर रख दिया। इसे अब अचानक ख्याल आया था कि सुलेमान तो ज़रूरी सामान लेने के लिए मार्केट गया हुआ है। इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हकीर फ़कीर पुरतकसीर, ओह सॉरी, अम्मा भी से वादा किया हुआ है कि पुरतकसीर नहीं कहना, तो बेतकसीर हीच मदान बंदा नादान अली इमरान वल्द सर अब्दुर्रहमान MSc DSc ऑक्सन, बज़बान खुद बदेहान खुद बोल रहा हूँ। रिसीवर उठाते इमरान की ज़बान कैंची की तरह रवां हो गई। सुल्तान बोल रहा हूँ। इमरान, अगर तुम्हारे पास फुर्सत हो तो मेरे पास आ जाओ, इंतहाई ज़रूरी काम है। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की इंतहाई संजीदा आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने बेइख्तियार अपना हाथ बालों में फेरा, क्योंकि सर सुल्तान का लहजा और बात करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। क्या कोई ज़ाती गुफ्तगू फरमानी है आपने? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, दूसरी तरफ से मुख्तसर सा जवाब मिला। अगर आप इजाज़त दें तो आंटी को साथ ले आऊं? इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा। क्या मतलब? तुम्हारी आंटी का दफ्तरी मामलात से क्या ताल्लुक? सर सुल्तान के लहजे में हैरत थी। दफ्तरी मामलात? लेकिन आप तो कह रहे थे कि ज़ाती मामला है, और इस उम्र में आपके ज़ाती मामले में आंटी की शिरकत इंतहाई ज़रूरी है, इमरान ने कहा। हर वक्त की बकवास अच्छी नहीं लगती, फ़ौरन मेरे पास पहुँचो, सर सुल्तान ने बिगड़ते हुए लहजे में कहा। अब बात हुई ना, पहले आपके लहजे में दरख्वास्त का अंसर मौजूद था, इसलिए मुझे ये लहजा पसंद नहीं आया था। अब कम अज़ कम कुछ सुल्तानी जाहो जलाल तो सामने आया है, और आंटी का नाम लेने से अगर इतना जाहो जलाल आ सकता है तो आंटी की बजाते खुद आमद की बातों न जाने क्या हाल हो, इमरान ने कहा। ठीक है, अगर तुम नहीं आ रहे तो मैं आ जाता हूँ, सर सुल्तान ने कहा। अरे अरे, इतने बड़े ओहदेदार का मुझ जैसे गरीब के फ्लैट पर आना हुकूमती जाहो जलाल के खिलाफ है, इसलिए मैं खुद ही हाजिर हो जाता हूँ। यही 20-25 रुपये का पेट्रोल खर्च होगा, फिर भी बचत है, वरना आपकी अवभगत में सुलेमान मेरे सर पर न जाने और कितना कर्ज का बोझ चढ़ा देगा, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से सर सुल्तान भी इख्तियार हंस पड़े। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने कहा, और राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने कैडल दबाकर छोड़ा और फिर टोन आने पर इसने तेज़ी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए। PA2 सेक्रेटरी खारजा, दूसरी तरफ से सर सुल्तान के PA की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह इमरान साहब, आज खैरियत से? आपने अपना पूरा तारुफ नहीं कराया, दूसरी तरफ से PA ने हंसते हुए कहा। सुना है अब लोकल कॉल का हिसाब भी महकमा फ़ोन वालों ने मिनटों सेकंडों में करना शुरू कर दिया है, और साथ ही रेट्स भी इतने बढ़ा दिए हैं कि अब मुझे अपना पूरा तारुफ शायद सैकड़ों रुपयों में पड़ जाएगा, इसलिए मजबूरन मुख्तसर नवेसी की तरह मुख्तसर ज़बानी पर इक्तफा कर रहा हूँ, इमरान ने जवाब दिया, और PA बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। आपको गलत खबर मिली है, फिलहाल ऐसा नहीं है, दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया। अगर वाकई ऐसा नहीं है तो शुरू करूँ अपना तारुफ, इमरान ने कहा। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, बहरहाल फरमाइए, सर सुल्तान से बात कराऊँ? PA ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं, इनका अभी फ़ोन आया था, बड़े गुस्से में बोल रहे थे, और मुझे नादिर शाही हुक्म दिया है कि फ़ौरन पहुँचो, इसलिए तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया है कि क्या बात है, तुम्हारे साहब को इस उम्र में इस कदर गुस्सा क्यों आने लग गया है? कहीं दोबारा जवान बनने की कोशिश में तो नहीं लग गए? इमरान ने कहा। ऐसी तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बात हुई है, इसी नॉर्मल अंदाज में, PA ने जवाब दिया। तो फिर शायद किसी के सामने मुझ पर रोक डालने के लिए गुस्सा दिखा रहे होंगे। कोई मौजूद है उनके पास? इमरान ने मुस्कुराकर असल बात पर आते हुए कहा। कोई भी नहीं, अकेले हैं अपने ऑफिस में, PA ने जवाब दिया। कहीं से कोई ख़ास कॉल तो नहीं आ गई? इमरान ने कहा। नहीं, वैसे तो मामूल की कॉलें आती रही हैं, अलबत्ता एक कॉल आयरलैंड के किसी लॉर्ड बर्ग्स की तरफ से आई है, काफ़ी देर तक बातें होती रही हैं, PA ने जवाब दिया। ओके, फिर तो हालात मामूल पर हैं, शुक्रिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और रिसीवर रखकर वो उठा और अपने ख़ास कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने ख़ास कमरे की एक अलमारी में से एक छोटी सी नोटबुक उठाई और उसके सफ़हात पलटने शुरू कर दिए। फिर एक सफ़े पर इसकी नज़रें जम सी गईं। उसने मुड़कर ख़ास कमरे में मौजूद स्पेशल फ़ोन का रिसीवर उठाया
और तेज़ी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए। यस लॉर्ड हाउस, राब्ता कायम होते एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। पाकेशिया से प्रिंस ऑफ ढम्प बोल रहा हूँ, लॉर्ड साहब से बात कराएं, इमरान ने कहा। प्रिंस ऑफ ढम्प? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। जी हाँ, प्रिंस ऑफ ढम्प। वैसे शायद आप नई सेक्रेटरी बनी हैं लॉर्ड साहब की, वरना आप ढम्प के नाम पर इस तरह हैरान ना होती और 10-12 बार नहीं तो 1-2 बार रियासत ढम्प की लॉर्ड साहब के साथ सैर कर चुकी होती, इमरान ने कहा। ओह सॉरी, मैं बात कराती हूँ सर। वैसे आपकी बात दुरुस्त है, मुझे लॉर्ड साहब के सेक्रेटरी बने अभी सिर्फ 4 साल हुए हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। और इमरान ने बेख्तियार हाथ सर पर फेरना शुरू कर दिया, क्योंकि सेक्रेटरी ने वाकई बड़ा भरपूर तंज किया था। हेलो, चंद लम्हों बाद सेक्रेटरी की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। आपको वाकई 4 साल हो गए हैं? अब मुझे यकीन आ गया है, वरना आप बूढ़ों की तरह हेलो कहने की बजाय नौजवानों की तरह हाय कहती। वाकई बूढ़ों की सोबत इंसान को जिस्मानी तौर पर ना सही जहनी तौर पर ज़रूर बूढ़ा कर देती है, इमरान ने जवाब दिया। तो दूसरी तरफ से सेक्रेटरी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं। वैसे मेरा नाम स्वैनी है, स्वीटी नहीं, स्वैनी। और मुझे उम्मीद है कि अब मैं रियासत ढम्प की ज़रूर सैर कर सकूंगी। लॉर्ड साहब से बात कीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। हेलो, चंद लम्हों बाद लॉर्ड बर्ग्स की भारी और बावकार आवाज़ सुनाई दी। आपका असल और सच्चा हमदर्द भतीजा इमरान बोल रहा हूँ, अंकल लॉर्ड, और आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी जागीर की हिफाजत मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं कर सकता, इमरान ने कहा। यू नॉटी बॉय, तुमने कैसे फ़ोन किया है? क्या सर सुल्तान के कहने पर किया है? मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर ही ना था, वरना मैं तुम्हें बराह रास्त फ़ोन करता। मजबूरन मुझे सर सुल्तान से बात करनी पड़ी। उन्होंने वादा किया है कि वो तुम्हें मेरे पास जल्द से जल्द भिजवा देंगे। तो कब आ रहे हो? लॉर्ड बर्ग्स ने कहा। एक शर्त पर आ सकता हूँ कि आप वसीयतनामे में मेरा नाम दर्ज कराएंगे और फिर फौरी तौर पर वसीयतनामे पर अमल दरामद का स्कोप भी पैदा कर देंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से लॉर्ड बर्ग्स बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूँ कि वसीयतनामे में तुम्हारा नाम दर्ज करके फ़ौरन मर जाऊँ ताकि वसीयतनामे पर अमल दरामद हो सके। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लॉर्ड बर्ग्स ने कहा। अरे मरे आपके दुश्मन, आप जैसा अंकल फिर कहाँ मिल सकता है? चलो जन्नत में मिलने का स्कोप होता तब भी इंतजार किया जा सकता था, इमरान ने कहा। तो लॉर्ड बर्ग्स इस बार इस कदर जोर से खिलखिलाकर हंसे कि इमरान को बेख्तियार रिसीवर कान से दूर हटाना पड़ा। चलो जन्नत में ना सही, मैं खुसूसी परमिट लेकर तुमसे मिलने जहन्नम ही आ जाऊंगा, लॉर्ड बर्ग्स ने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा। और इस बार इमरान इनके खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंसने पर मजबूर हो गया। बहरहाल ये तो बात की बात है कि कौन कहाँ आता है, ये बताएं कि खैरियत है? मसला क्या है? इमरान ने कहा। एक ज़ाती काम है, और अगर ये ना हुआ तो फिर समझो कि मुलाकात वाकई क़यामत पर जा पड़ेगी। यहाँ आओगे तो बता सकूँगा। प्लीज़ इमरान, मुझे मालूम है कि तुम बेहद मसरूफ़ रहते हो, लेकिन इस मसरूफियत में से अगर कुछ वक्त निकल कर अपने अंकल के लिए निकाल सको तो हमेशा ममनून रहूँगा, दूसरी तरफ से कहा गया। अरे ऐसी कोई बात नहीं अंकल, आप हुक्म दें तो मैं पाकेशिया से आयरलैंड सर के बल चढ़कर आ सकता हूँ, लेकिन अगर आप अपने मामले के बारे में कोई इशारा कर दें तो फिर इस इशारे के मुताबिक कुछ साथियों को भी साथ लेता आऊँगा, इमरान ने कहा। एक खौफनाक और खूनी सिंडिकेट का मसला है, फ़िलहाल इतना ही बता सकता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, मैं समझ गया, इंशाल्लाह मैं जल्द पहुँच जाऊँगा, आप बेफिक्र रहें, गुड बाय, इमरान ने कहा। रिसीवर रखकर इसने नोटबुक वापस अलमारी में रखी और फिर स्पेशल रूम से बाहर आकर इसने इसे लॉक किया और फिर तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद इसकी स्पोर्ट्स कार तेजी से सर सुल्तान के ऑफिस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उसने ये सारी तफसील इसलिए मालूम की थी ताकि सर सुल्तान को अपनी मर्जी से डील कर सके, और अब वो मुतमईन था कि अब सर सुल्तान के साथ गुफ्तगू करने में लुत्फ आएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या मैं दरबार सुल्तानी में शर्फ बारियाबी हासिल कर सकता हूँ? इमरान ने पर्दा हटाकर सर सुल्तान के ऑफिस में दाखिल होते हुए कहा। आओ, तुम्हें मालूम है कि मैं कितनी देर से तुम्हारे इंतजार में बैठा सूख रहा हूँ, सर सुल्तान ने सलाम का जवाब देते हुए इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अब क्या कहूँ, आपकी उम्र ही ऐसी है कि इस उम्र में इंतजार ही इंतजार बाकी रह जाता है, इमरान ने मेज़ की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ये तुमने मुझे बूढ़ा कब से समझ लिया है? तुम्हारे वालिद से तो मैं 2-4 साल छोटा ही होऊंगा, सर सुल्तान ने इसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा। तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। मैंने कब आपको बूढ़ा कहा है? मेरी नज़रों में तो आप अभी भी जवान हैं, और मैं यही बात आंटी को समझा कर थक गया हूँ कि सर सुल्तान का ख्याल रखा करें।
इनके पर्स और जेबों की तलाशी लेती रहा करें। लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनती और इतना कह देती हैं कि अब इस बुढ़ापे में तुम्हारे अंकल की जेबों में से क्या निकलेगा। इमरान ने जवाब दिया और सर सुल्तान बेख्तियार हंस पड़े। तुमसे खुदा समझे, बहरहाल तुमसे एक जाति का मान पड़ा है। मेरे एक दोस्त हैं लॉर्ड बर्ग्स, आयरलैंड में रहते हैं। सर सुल्तान ने कहना शुरू कर दिया। वही लॉर्ड बर्ग्स जिनका सर गंजा है, कद लंबा, जिस्म भारी, मूछें बड़ी बड़ी और भवें देवों की तरह मोटी मोटी। इमरान ने हुलिया बताना शुरू कर दिया। ओह, मैं वाकई अब बूढ़ा होता जा रहा हूँ। अब मुझे याद आ गया है कि कई बार मेरे साथ तुम भी उनसे मिल चुके हो और वो तुमसे खासे फ्री भी हैं। बहरहाल लॉर्ड बर्ग्स किसी ज़ाती मसले में फंस गए हैं और उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं तुम्हें उनके पास भेजूं और मैंने वादा भी कर लिया है, सर सुल्तान ने कहा। ठीक है, अगर आपने वादा कर लिया है तो फिर जाहिर है कि इनकार की क्या गुंजाइश हो सकती है। इस सदी के ख़त्म होने में सिर्फ 4-5 साल रह गए हैं। इंशाल्लाह आइंदा सदी में आपका वादा पूरा हो जाएगा। इमरान ने जवाब दिया तो सर सुल्तान ने बेख्तियार आंखें निकाली। तुम्हारा मतलब है कि तुम नहीं जा सकते? हालांकि मुझे मालूम है कि तुम इन दिनों फारिग हो, सर सुल्तान ने गुस्सीले लहजे में कहा। इसलिए तो मैं आइंदा सदी की बात कर रहा हूँ, इमरान ने जवाब दिया और सर सुल्तान ने बेख्तियार होंठ भेज लिए। मरो नहीं, तुम्हारे आने जाने के सारे खराजात लॉर्ड बर्ग्स अदा करेंगे। वो तुम्हारी तरह मुफलिस और कलाश नहीं है, सर सुल्तान ने कहा। यही तो मैं नहीं चाहता कि वसीयत में सिर्फ कर्ज ख्वाहों के बिल ही मुझे मिले, इमरान ने जवाब दिया तो सर सुल्तान भी इख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? सर सुल्तान ने चौंक कर कहा। मतलब यह कि उन्होंने वसीयतनामे में मेरा नाम लिखा हुआ है क्योंकि मैं इनका सच्चा और हकीकी खैरख्वाह भतीजा हूँ और अब जाहिर है कि वो किसी ऐसे चक्कर में फंस गए होंगे जिसके बाद वसीयत पर अमल दरामद हो सकता है, तो मैं क्यों अपना स्कोप खराब करूं? इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो किसी ऐसे चक्कर में फंसे होंगे? हो सकता है वो किसी कदीम खजाने की तलाश में हो और इस सिलसिले में तुम्हारी मदद हासिल करना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी में शैतानी दिमाग है जो हर मुश्किल का हल निकाल लेता है और कदीम खजानों की तलाश इनका हमेशा से मशगला रहा है। बल्कि कहने वाले तो कहते हैं कि इनकी जागीर की असल बुनियाद ही इन्हीं खजानों पर रखी गई है, सर सुल्तान ने कहा। ओह, फिर तो वाकई जाना पड़ेगा। वागा सुलेमान पाशा के बिलों से तो कम से कम जान छूट जाएगी। वेरी गुड, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और फ़ोन पीस के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके फ़ोन को डायरेक्ट किया और तेज़ी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए, जबकि सर सुल्तान ने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन ऑन कर दिया। राना हाउस, राब्ता कायम होते ही जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। जोसेफ, तुम भी और जवाना भी आयरलैंड जाने की तैयारी कर लो। वहाँ के एक लॉर्ड ने दावत दी है, हो सकता है कि हम आज शाम ही किसी चार्टर तैयारी से रवाना हो जाए, इमरान ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से जोसेफ ने कहा तो इमरान ने कैडल दबा दिया और फिर टून आने पर इसने एक बार फिर नंबर डायल करना शुरू कर दिए। लॉर्ड बर्ग्स हाउस, दूसरी तरफ से लॉर्ड बर्ग्स की सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ मिस स्वैनी, लॉर्ड साहब से बात कराओ क्योंकि तुमसे मुलाकात का स्कोप बन रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम जैसी खूबसूरत आवाज़ की मालिका से जल्द मुलाकात कर लूँ, वरना ऐसा भी हो सकता है कि जब मुलाकात हो तो वाकई हाय से हेलो पर पहुँच चुकी हो, इमरान ने इसे साबका बातचीत का हवाला देते हुए कहा। इस तारीफ का शुक्रिया प्रिंस, मुझे भी आपसे मुलाकात का बेहद इंतज़ार है। होल्ड करें, मैं बात कराती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या मतलब? तुम्हें ना सिर्फ लॉर्ड बर्ग्स के फ़ोन का नंबर मालूम है बल्कि इनकी सेक्रेटरी से तुम्हारी इस हद तक बेतकल्लुफ़ी भी है? इसका क्या मतलब हुआ? सर सुल्तान के लहजे में सख्त हैरत थी। ऐसी आवाज़ सुनने के बाद बेतकल्लुफ़ी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। आपने खुद ही तो बताया था कि शादी से पहले आपने आंटी की आवाज़ सुनी थी और इसके साथ ही आपने घड़ियां गिननी शुरू कर दी थी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सर सुल्तान के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट रेंग गई। तुम जैसे शैतान से तो बात करके आदमी फंस ही जाता है, सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो, चंद लम्हों बाद लॉर्ड बर्ग्स की भारी और बावकार आवाज़ सुनाई दी। आपका हकीकी खैरख्वाह भतीजा बोल रहा हूँ अंकल। सर सुल्तान साहब का कहना है कि आप किसी कदीम ख़जाने की तलाश में हैं। कितनी मालियत का है ख़जाना, ताकि मैं इस हिसाब से किसी बहरी जहाज़ में कंटेनर्स बुक करवा लूँ, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से लॉर्ड बर्ग्स बेख्तियार हंस पड़े। है तो वाकई ख़जाने का सिलसिला, लेकिन कदीम नहीं बल्कि जदीद और जदीद ख़जाना कंटेनरों की बजाय एक छोटे से डब्बे में आ जाता है, लॉर्ड बर्ग्स ने जवाब दिया। चलो अच्छा हुआ मैंने आपसे मालूम कर लिया, वरना हकीकतन में सालिम बहरी जहाज़ बुक कराकर पहुंचा था। आपको ख्वामख्वाह भारी किराया अदा करना पड़ता। अब तो आपकी काफ़ी बचत हो जाएगी, सिर्फ पाकिस्तान से आयरलैंड चार्टर तैयारी का ही किराया अदा करना पड़ेगा, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से लॉर्ड बर्ग्स बेख्तियार हंस पड़े। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें वही तैयारा खरीद कर दे दूंगा।
तैयारा वापसी में तुम्हें पाकिस्तान जाकर किराया ना देना पड़े। फिर तुम आ जाओ। कब पहुंचे हो? लॉर्ड बर्ग्स ने कहा। अब पहुंचने में कोई रुकावट बाकी रह गई है? इंशाल्लाह कल सुबह का नाश्ता आपके साथ करूंगा। वैसे सुना है कि लॉर्ड नाश्ता बड़ा भरपूर करते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम फिक्र ना करो, मेरी बेटी अनाबल तुम्हें भरपूर नाश्ता कराएगी। गुड बाय। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। इसका मतलब यह है कि तुम पहले से लॉर्ड बर्ग से बात कर चुके हो। फिर मेरा वक्त ख्वामख्वाह ज़ाया किया है तुमने। चलो उठो, दफा हो जाओ, मुझे बेहद ज़रूरी काम है, सर सुल्तान ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन वो मेरा मतलब है चार्टर तैयारी वाली कंपनियां तो एडवांस लेती हैं। वो, इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। अब जबकि तुम्हारी बराह रास्त बात हो चुकी है, अब चाहे तुम तैयारा खरीद कर जाओ चाहे पैदल जाओ, मेरी जिम्मेदारी खत्म, सर सुल्तान ने कहा। तो फिर अगर मैं ना जाऊं तो आपकी को कोई एतराज़ तो नहीं होगा? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा तो सर सुल्तान बेइख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? अभी तो तुमने लॉर्ड बर्ग से वादा किया है कि कल सुबह तुम नाश्ता उनके साथ करोगे, सर सुल्तान ने कहा। कल कहा है, जब कल आएगी तो नाश्ता भी कर लूंगा, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ओह, लेकिन अब मेरे पास इतनी रकम तो नहीं है कि तुम्हें यहां से आयरलैंड तक चार्टर तैयार करा सकूं, सर सुल्तान ने परेशान होते हुए कहा। सरकारी फंड से करा दीजिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शट अप, ऐसा सोचना ही गुनाह है। चलो मैं तुम्हारी टिकट का बंदोबस्त करता हूँ, मेरा ख्याल है कि इतनी रकम तो मेरे अकाउंट में होगी, सर सुल्तान ने कहा। उस रकम से कोई अच्छा सा तोहफा आंटी को खरीद कर दे दीजिएगा। गुज़िश्ता मुलाकात में इस वक्त को याद कर रही थी जब आप इन्हें तोहफे दिया करते थे, और मैंने इनसे वादा किया था कि मैं आपको वो वक्त ना सिर्फ याद दिलवाऊंगा बल्कि इस वक्त को वापस भी लेकर आऊँगा। खुदा हाफिज, इमरान ने बड़े सरगोशियाना लहजे में कहा और फिर तेज से इस कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। और सर सुल्तान के चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए जैसे कोई बाप अपने होनहार बेटे की तारीफें सुनकर मुसरत से खेल उठता है। इमरान को वो वाकई अपने बच्चों से ज़्यादा अजीज़ रखते थे। इसकी एक वजह तो इमरान की सलाहियतें थीं और दूसरी वजह यह कि सर सुल्तान का कोई बेटा भी ना था। क्लब का हॉल मंशियात के जहरीले धुएं और शराब की तेज़ बू से भरा हुआ था। ये आयरलैंड का रेड क्लब था, जिसे आयरलैंड में जुराइम पेशा बदमाशों का गढ़ समझा जाता था, क्योंकि यह क्लब आयरलैंड के सबसे ताकतवर और ख़तरनाक सिंडिकेट का मरकज़ी क्लब था। इस सिंडिकेट को भी रेड सिंडिकेट के नाम से याद किया जाता था। जुराइम की दुनिया में रेड सिंडिकेट का सिक्का जमा हुआ था और कहा जाता है कि आयरलैंड और ग्रेटलैंड दोनों में कोई बड़ा जुर्म ऐसा नहीं हो सकता जिसके पीछे रेड सिंडिकेट का हाथ ना हो। रेड सिंडिकेट का जाल दोनों मुल्कों में इंतहाई वसी पैमाने पर फैला हुआ था। यह सिंडिकेट हर किस्म के जुराइम में मुलव्वस था। इंतहाई आला सतह के जुराइम से लेकर इंतहाई घटिया सतह के तमाम जुराइम के पीछे रेड सिंडिकेट का हाथ होता था। आयरलैंड और ग्रेटलैंड दोनों मुल्कों में बेशुमार क्लब, जुए खाने, कैसीनो, नाइट क्लब, होटल और जुराइम के अड्डे इस सिंडिकेट की मलकियत थे। इस सिंडिकेट का खास निशान सुर्ख रंग का डबल क्रॉस था और यह निशान सिंडिकेट की हर मलकियत पर बड़े वाज़ेह अंदाज में मौजूद होता था। और जहाँ ये निशान मौजूद हो वहाँ बड़े बड़े बदमाश और जुराइम पेशा अफराद तो एक तरफ, पुलिस और आला हुक्काम तक नज़र चुरा लिया करते थे। और कहा जाता था कि एक बार आयरलैंड के एक नए पुलिस चीफ ने रेड सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की तो 24 घंटों के अंदर अंदर पुलिस चीफ की बीवी, 4 मासूम बच्चे, बूढ़े वालिदैन, इसके 2 जवान भाई और इनके बच्चे, सबकी लाशें पुलिस चीफ की रिहाइशगाह के सामने पहुंचा दी गईं और पुलिस चीफ इन्हें देखकर पागल हो गया और इसकी बाकी ज़िंदगी मेंटल अस्पताल में गुजर गई थी। रेड सिंडिकेट के कातिल, जिन्हें रेड वुल्फ कहा जाता था, ये इस कदर सफाकी से काम लेते थे कि इस कदर सफाकी का इंसान तसव्वुर भी ना कर सकता था। यही वजह थी कि रेड सिंडिकेट के खिलाफ किसी को किसी किस्म की कार्रवाई की जरूरत तक ना होती थी। लेकिन एक बात का चर्चा आयरलैंड और ग्रेटलैंड दोनों में था कि रेड सिंडिकेट किसी भी शरीफ आदमी या औरत के खिलाफ कभी कार्रवाई ना करता था, बल्कि अगर इस सिंडिकेट का कोई आदमी, चाहे वो सिंडिकेट के कितने बड़े ओहदे पर ही क्यों ना हो, किसी शरीफ औरत या मर्द को थप्पड़ भी मार देता तो दूसरे रोज़ इस समेत इसके पूरे ख़ानदान की लाशें इस शरीफ आदमी के दरवाजे पर मौजूद होती और साथ ही रेड सिंडिकेट की तरफ से एक माजरत का ख़त भी पहुंच जाता था। यही वजह थी कि दोनों मुल्कों के आम लोगों के दिलों में रेड सिंडिकेट के खिलाफ किसी किस्म की कोई नफरत मौजूद ना थी। क्लब 4 मंजिला था और तहखानों का जैसे जाल सा बिछा हुआ था। रेड क्लब की 4थी मंजिल के एक कमरे में एक भारी जिस्म का आदमी, जिसके चेहरे पर जख्मों के मुंदमिल हुए हुए निशानात मौजूद थे, एक मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठा शराब पीने में मसरूफ था।
कि सामने मेज पर रखे हुए फोन की घंटी बज उठी और इस भारी जिस्म के आदमी ने इंतहाई फुर्ती से हाथ में पकड़ा हुआ शराब का गिलास मेज पर रखकर रिसीवर उठा लिया। क्रांक फ्रॉम रेड क्लब, इस आदमी ने गुर्राते हुए कहा। डरमन बोल रहा हूं, दूसरी तरफ से इससे भी ज्यादा गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। ओह यस बॉस, हुक्म। क्रैंक का लहजा यकलख भीख मांगने वालों जैसा हो गया था। लॉर्ड बर्ग्स ने क्या जवाब दिया है रेड 14 के बारे में? डरमन ने इसी तरह गुर्राते हुए कहा। इसने 2 हफ्तों की मोहलत तलब की है बॉस, क्रैंक ने जवाब देते हुए कहा। क्यों? डरमन ने गुर्राते हुए पूछा। उसका कहना है कि इसकी बेटी शदीद बीमार है और वो इसे बीमारी की हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। इसे 2 हफ्तों की मोहलत दी जाए। 2 हफ्तों के बाद रेड सिंडिकेट का जो भी हुक्म होगा इसकी तामील हो जाएगी, क्रैंक ने जवाब दिया। इसे पैगाम दो कि 2 हफ्तों की नहीं, इसे सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत मिल सकती है, लेकिन अगर 1 हफ्ते के बाद इसे हुक्म की तामील ना की तो इसके नताइज इसे बहरहाल भुगतने पड़ेंगे, डरमन ने कहा। और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो क्रैंक ने सर हिलाते हुए क्रेडल दबाया और फिर टून आने पर तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। लॉर्ड बर्ग्स हाउस, राब्ता कायम होते एक मुतरन्नम आवाज सुनाई दी। रेड क्लब से क्रैंक बोल रहा हूँ, बात करो लॉर्ड बर्ग्स से फौरन, क्रैंक ने गुर्राते हुए कहा। यस सर, दूसरी तरफ से बोलने वाले ने सहमे हुए लहजे में कहा। हेलो, लॉर्ड बर्ग्स बोल रहा हूँ, चलना मुबाद एक भारी और बावकार आवाज सुनाई दी। क्रैंक बोल रहा हूँ, रेड क्लब से। चीफ बॉस ने सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दी है और साथ ही पैगाम दिया है कि अगर 1 हफ्ते बाद हुक्म की फौरन तामील ना की गई तो इसके नताइज भी आपको भुगतने पड़ेंगे, क्रैंक ने इसी तरह उगराते हुए लहजे में कहा। ठीक है, तुम्हारे चीफ बॉस की मेहरबानी, लॉर्ड बर्ग्स ने कहा और क्रैंक ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया और शराब का गिलास उठाकर मुंह से लगाया ही था कि फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और क्रैंक ने जल्दी से गिलास वापस रखकर रिसीवर उठा लिया। क्रैंक बोल रहा हूँ रेड क्लब से, क्रैंक ने गुर्राते हुए कहा। क्रैमवेल बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से एक मौदबाना आवाज सुनाई दी। क्या बात है, क्यों कॉल की है? क्रैंक की गुर्राहट भर गई। पॉल डर्बी आपसे बात करना चाहता है बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या मतलब, बात करना चाहता है? उसे खुद फोन क्यों नहीं किया? क्रैंक ने पहाड़ खाने वाले लहजे में कहा। उसका कहना है कि वो ज़बानी बात करना चाहता है, कोई अहम बात है लॉर्ड बर्ग्स के सिलसिले में, दूसरी तरफ से कहा गया। कहाँ है वो इस वक्त? क्रैंक ने चौंक कर पूछा। अपने ऑफिस में है बॉस, क्रैमवेल ने जवाब दिया। भेजो उसे मेरे पास, क्रैंक ने कहा और रिसीवर रख दिया और फिर शराब का गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया। तकरीबन 20 मिनट के बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। यस कम इन, क्रैंक ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो दरवाज़ा खुला और एक नौजवान जिसके जिस्म पर 3 पीस सूट था अंदर दाखिल हुआ और उसे बड़े मुअद्दबाना अंदाज में क्रैंक को सलाम किया। आओ बैठो पॉल डर्बी, बोलो क्या बात है? क्या बताना चाहते हो लॉर्ड बर्ग्स के बारे में? क्रैंक ने कदे नरम लहजे में कहा। लॉर्ड बर्ग्स ने पाकिस्तान से किसी अहम आदमी को कॉल किया है। रेड सिंडिकेट के खिलाफ काम करने के लिए इस आदमी का नाम प्रिंस ऑफ ढंप है और वो शायद कल यहाँ पहुंच जाएगा, पॉल डर्बी ने जवाब दिया। तो क्रैंक पे इख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। और तुम भागते हुए यहाँ पर आ गए? क्या ख्याल है रेड सिंडिकेट की तौहीन करने के जुर्म में तुम्हें गोली ना मार दी जाए? क्रैंक ने अखलक भेड़िए के से अंदाज में दांत निकालते हुए कहा। हो सकता है जनाब कि वो कोई खतरनाक आदमी हो, उसका पेशगी बंदोबस्त होना चाहिए, पॉल डर्बी ने कदरे सहमे हुए लहजे में कहा। उठो और भागो यहां से, समझे? न जाने क्या बात है कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रहा हूं। नॉनसेंस, अब रेड सिंडिकेट एक आदमी से डर जाएगा। उठो और दफा हो जाओ, अपनी शक्ल गुम करो। लॉर्ड बर्ग्स को चीफ बॉस ने 1 हफ्ते की मोहलत दी है, इसके बाद उसे हुक्म की तामील करना होगी। अब चाहे वो दुनिया के सारे खतरनाक लोगों को क्यों ना इकट्ठा कर ले, तामील तो उसे बहरहाल करना ही होगी। जाओ, गेट आउट, क्रैंक ने चीखते हुए कहा और पॉल डर्बी तेजी से उठा और इससे सलाम किया और फिर इस तरह मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा जैसे उसके पीछे पागल कुत्ते लग गए हों और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। हूँ नॉनसेंस, मुझे डराने आया था एक आदमी से, अहमक आदमी, क्रैंक ने शराब का गिलास उठाते हुए कहा, लेकिन फिर चौंक पड़ा। लेकिन इस लॉर्ड बर्ग्स ने कैसे ये जुर्रत की कि रेड सिंडिकेट के खिलाफ किसी को बुलाए? इसका मतलब है कि इसकी नीयत खराब है और शायद इसलिए वो मोहलत मांग रहा है, क्रैंक ने बड़बड़ाते हुए कहा और शराब का गिलास रखकर इसने रिसीवर उठा लिया और तेजी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। क्रैंक बोल रहा हूँ चीफ बॉस, क्रैंक का लहजा एक बार फिर भीख मंगो जैसा हो गया था। यस, क्या बात है? दूसरी तरफ से इसी तरह गुर्राहट भरे लहजे में पूछा गया। लॉर्ड बर्ग्स की नीयत बद है जनाब,
इसने रेड सिंडिकेट से मुकाबले के लिए पाकेशिया से किसी प्रिंस ऑफ ढम्प को कॉल किया है और शायद इसलिए वो मोहलत मांग रहा था। मुझे भी पॉल डर्बी ने आकर बताया है, क्रैंक ने कहा। बुलाता रहे, लेकिन अब इसे 1 हफ्ते की मोहलत दी जा चुकी है, इसलिए 1 हफ्ता तो बहरहाल गुजरना ही होगा। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया और क्रैंक ने भी इस बात में सर हिलाते हुए रिसीवर रख दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।